खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझिए नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को, और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट 2 EMW के क्वेश्चन नंबर 6 से पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ये किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करता हूं, इस क्लास में देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करवाएंगे सेट 2 EMW 2020 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? गर्दा उड़ेगा भाई, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। यहाँ पे लिख लेता हूं हल 7 का। भाई मैंने कहा था भागने वालों में से नहीं हूं, हीरो बना करके ही छोड़ेंगे। तो भागेंगे नहीं, 100% वादे के साथ कहता हूं गर्दा उड़ाएंगे। देखिए किस तरह से गर्दा उड़ेगा, एक एक प्रश्न का उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लगाओ सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं होगा बवाल भाई जब तक हम हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संख्याओं के उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद a बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। इसके आपके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पे आपको एक फार्मूला लर्न करना होगा, लिख देते हैं, उसे लर्न कर लेना। देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है उसे ACN से डिनोट करते हैं। ACN बराबर n/2 a + l, और इसे इस तरह भी लिखते हैं। देखिए ACN n पदों का योगफल होता है, ठीक है, n/2 2a + n-1 × d। ये भी फार्मूला होता है और ये भी होता है। यहां पर होता क्या है, यहां पर जहां जो l है ये अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। यल क्या है? अंतिम पद है। लेकिन जो यल होता है वो क्या होता है? यल बराबर a + n-1 × d। ये अंतिम पद का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर जो यल है, यल के स्थान पर अगर हम यल बराबर a + n-1 डाल दें तो क्या हो जाएगा? ACN = n/2 a + देखिए यहां पर एल का ए तो ऑलरेडी है ही, लेकिन एल के स्थान पर जो यल है ये वाला, इसके स्थान पर हम क्या डालेंगे? एल बराबर a + n-1 × d डालेंगे। तो यहां पर क्या डालेंगे? a + n-1 × d। तो यहां पे आपको देख लेना है कि n/2 a + a, भाई a + a जब करेंगे तो 2a हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर a + a 2a हो गया + n-1 × d। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, 100% उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं हो तो अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर इस तरह से इसके दो फार्मूले बने कि ACN जो मतलब n पदों का योगफल ACN बराबर n/2 a + l और ACN बराबर n/2 2a + n-1 × d। आप जिस फार्मूले से चाहें उस फार्मूले से इसका गर्दा उड़ा सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन का गर्दा इसी फार्मूले, चाहे इससे उड़ाओ चाहे इससे उड़ाओ, दोनों से उड़ेगा। अगर आप कहते हो नहीं सर हमें दोनों से उड़ा के बताइए तो दोनों से उड़ा देंगे, कौन सी उसमें दिक्कत है। तो यहां पर देखिए इसे रफ कर देता हूं, नोट करते रहना, साथ साथ में फार्मूले लिखे हैं। और गर्दा तो उड़ेगा ही भाई, एक एक क्वेश्चन का उड़ेगा। बस आपको करना क्या है कि न्यू सक्सेस क्लासेस पर बने रहना, ठीक है।
तो देखिए यहां पर आपको एक श्रेणी दे रखी है, एनवां पद देखिए दे रखा है, ए एन बराबर 3 + 2n, ये दे रखा है। यहां पर आपको ये ए एन जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी का एनवां पद बराबर ए 3 + 2n, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चाहो तो एन बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपने n बराबर 1 डाला तो n बराबर 1 डालोगे, यहाँ पर a1 हो जाएगा, 3 + 2 × 1 हो जाएगा बराबर 3 + 2 = 5 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 + 2 2 = 4 = 7 हो जाएगा। n बराबर 3 डालोगे तो 3 + 6 = 9 हो जाएगा, यानी कि 5 7 9 यानी कि 2 का डिफरेंस है, कितने का है, 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31 33 इस तरह से सारे आप जो टर्म है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या रहा है, कहे ये रहा है कि सिर्फ आपको इस श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई जैसे ही डॉट डॉट यहां पर मैंने मान लिया कि 825 मैंने डाल दिया, ठीक है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 25 पदों का तो 3 + 2 × 25 हो जाएगा इक्वल 3 + 15 2 = 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 25 2 = 50 हो जाएगा, इसे ऐड कर देंगे तो 53 यानी 53 हो जाएगा, ठीक है। इसे और आगे बढ़ाते जाएंगे डॉट डॉट ये an तक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2n हो जाएगा, यानी जब nवां पद यहाँ पे डाल देंगे तो पुनः यहाँ पर फिर an बराबर a + 2n आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। तो इस तरह से आप इस श्रेणी को खोल सकते हो और आप श्रेणी बना सकते हो। किस तरह से, देखिए यहाँ पर आपको मिला है 5 7 9, ये आपकी जो श्रेणी बनी है इस तरह से बनेगी, 5 7 9 और 13 डॉट डॉट करके बनती चली जाएगी, ठीक। और वहां से आप इसका गर्दा उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं, फिर इसका गर्दा आगे उड़ा देता हूं भाई। था क्या, था ये कि पहला पद 5 निकला, 7 निकला, 9 निकला, डॉट डॉट जो 25वां पद था, 25वां पद वो 53 था, अभी निकाला था मैंने, ठीक है। और आपको करना क्या है कि 25 में यानी कि जो फार्मूला होता है वो ये होता है एस एन पदों का योगफल, यहां पे लिख देना है एन पदों का योगफल। एस एन = n/2 a + l, ठीक है। मैंने ये फार्मूला लिखाया था और एक दूसरा लिखाया था, मैंने कहा दोनों से गर्दा उड़ाएंगे, दोनों से उड़ा देंगे। बात क्या है, बात ये है कि ये 25वां पद है, कौन सा पद है, 25वां पद है, और इस 25वें पद का ही तुम्हें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। तो n बराबर 25 डाल दीजिए, तो यस 25 = 25/2 ए प्रथम पद कितना है 5 है, अंतिम भाई 25वां ही होगा, 25वां पद कितना है 53 यानी 53, ठीक है। ये 25/2 इसे ऐड करोगे 58 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करोगे 2 2 = 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 18 एक बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 25 नेमा 225 हासिल आया 22, 25 दूनी 50 और 22 72, यानी कि जो ES 25 निकला है, जो ES 25 पदों का योगफल है वो कितना निकला है 725। इस तरह से आप इसका गर्दा उड़ा सकते हो, मैंने बताया था। और यदि आपको ये फार्मूला था, यहाँ पे जो EL था, जहां पे मैंने बताया था कि जो EL है वो क्या है, वो अंतिम पद है, ठीक है। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 25वां पद है, तो 25वां पद कितना है 25 है। जो बेस्ट मेथड था वो मैंने पहले दिया। और यदि आपको चाहिए, यदि आप चाहते हो कि जो वो दूसरा मैंने फार्मूला लिखाया था n/2 2a + n - 1 × d से अगर इसका गर्दा उड़ाना है तो उससे भी उड़ जाएगा। किस तरह उड़ाओगे बताएंगे आपको, तो आप लिख लेना है मेथड 2। मेथड 2 क्या था, मेथड 2 ये था
कि जो आपका n पदों का योगफल मैंने बताया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये n पदों का योगफल लिखवाया था मैंने। और आपको क्या कह रहा है कि 25 पदों का योगफल इसमें ज्ञात करना है। तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S25 डाल देना है, S25। और मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो आपकी श्रेणी बनी थी वो 5 7 9 डॉट डॉट यही बनी थी। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे जो 5 है ये प्रथम पद है, और जो 7 है वो द्वितीय पद है, और जो 9 है वो तृतीय पद है। इस तरह से आप इसके पद निकालोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल हो जाएगा 5, ठीक है, ये ए प्रथम पद ए 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें सार्वांतर की, सार्वांतर को डी से लिखते हैं, सार्वांतर को डी से लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा सार्वांतर डी इक्वल, हमेशा क्या करते हैं कि द्वितीय पद से पहला पद माइनस करते हैं, द्वितीय पद से पहला पद माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 7 से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 9 से 7 माइनस करेंगे फिर भी 2 बचेगा। इस तरह जितने भी पद निकलेंगे सभी से प्रथम पद माइनस करेंगे, बाद वाले पद से पहले वाला पद माइनस करेंगे, तो जो अंतर निकलेगा सेम निकलेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी ही उसे कहते हैं जिस श्रेणी में समान अंतर हो। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही होता है समांतर। समांतर, समांतर का मीन्स क्या होता है, सम या सम प्लस अंतर, यानी कि जिस श्रेणी में अंतर समान हो। सम मीन्स होता है समान, सम मीन्स क्या होता है समान, और अंतर मीन्स होता है अंतर, यानी कि जिस श्रेणी में अंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी होगी, बकाया समांतर श्रेणी नहीं होगी। वादे के साथ कहता हूं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर समान, जब समांतर श्रेणी है इट मीन्स अंतर समान होगा भाई, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स सार्वांतर हर जगह आपको 2 ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या है कि n-1 इंटू डी है, और nवां पद ये है a प्लस 2n है ना, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना कितना है आपको, 25 पदों का योगफल निकालना है। तो S25 बराबर 25/2, यहाँ पे 2a, a क्या है प्रथम पद है, ये मैंने लिखा है a इक्वल 5 है, प्लस n-1 यानी कि n का मान 25वां पद निकालना है, यानी कि n बराबर 25 है। क्यों? क्योंकि 25वां पद का ही मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 25-1 इंटू डी, सार्वांतर कितना है 2 था, तो यहाँ पे S25 बराबर 25/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 24 बचेगा, 24 दूनी 48, 48 में 10 को ऐड करोगे कितना आएगा, 48 में 10 को ऐड करोगे भाई 58 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 58 आएगा, कैंसिल करोगे यहाँ पे 29 आएगा, 25 का 29 में कितना आएगा 29, और 25 का जब हम 29 में गुणा करेंगे तो 725 आएगा, अभी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए S25 कितना निकला, S25 725 इसके पदों का योगफल निकला। मैंने बताया था कि दोनों फार्मूलों से इसका गर्दा उड़ा सकते हो, उड़ा गर्दा। अब गर्दा उड़ाना है क्वेश्चन नंबर 7 के का के अथवा का, अथवा क्वेश्चन नंबर अथवा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी भाई नहीं करनी है। क्यों? यारी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन और क्वेश्चंस की और स्टूडेंट की हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि जब तक 180 डिग्री का एंगल रहेगा दोनों विपरीत दिशा में बहेंगे, कहने का मीन्स है तभी जो है गर्दा उड़ा पाओगे। हमेशा क्वेश्चनों से ऐसी रखनी है आपको, ठीक है। कहने का मीन्स ये था। 7 का है अथवा, चलिए ठीक है, देख लीजिए इसका भी गर्दा उड़ेगा। कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या है, 10 वर्ग मीटर कम हो जाता है। और यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपका आयत है उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई व चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। तो आपको देखिए यहाँ पे एक चीज सीखनी है कि जैसे आयत होता है, आप लोग जानते होंगे कि आयत क्या होता है। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत कहलाता है, और प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो कहने का मीन्स है ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये समकोण होंगे आयत के, और जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये हमेशा क्या होंगी, ये बराबर होंगी। हमें मालूम है, प्रत्येक स्टूडेंट को मालूम होगा, लेकिन फिर भी तो मेरा फर्ज बनता है कि क्वेश्चन में उपस्थित छोटी से छोटी जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। नहीं बताएंगे तब भी आप कहोगे सर कुछ नहीं जानते हैं, बता देंगे तब भी प्रॉब्लम है कि हाँ सर तो छोटी छोटी चीजें बताते हैं, ये लगता है बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका है आयत, और यहाँ पर अगर हम इस भुजा को x मान लें, इसकी लंबाई जो है इसे हम x मान लें, x मीटर, और यदि इसकी जो चौड़ाई है इसे हम मान लें y मीटर, ठीक है, y मीटर मान लें। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हम नहीं, सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और यहाँ पर आपको जो लंबाई दी गई है x है, चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, y मीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल x का y से मल्टीप्लाई करेंगे xy हो जाएगा, और मीटर का मीटर से करेंगे तो वर्ग मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये आयत का क्षेत्रफल बराबर xy वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसी से इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये फार्मूला नहीं मालूम है तो सीख लीजिए, और यदि नहीं आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि गर्दा तो इसी फार्मूले से उड़ेगा भाई पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन प्रश्नानुसार का मीन्स होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए इसकी जो लंबाई है, लंबाई आपने कितनी मानी थी, x। अगर लंबाई में आप 2 मीटर की वृद्धि कर दोगे तो x + 2 हो जाएगा ना। और यदि चौड़ाई में 2 मीटर की, लंबाई में 2 मीटर की कमी, कमी कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कमी, ठीक। और कह रहा है कि चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो y + 2 हो जाएगा। 2 मीटर की, क्योंकि चौड़ाई y है, 2 मीटर की वृद्धि करोगे y + 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर y + 2। ये हो क्या जाएगा, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह क्या रहा है कि इसका ये क्षेत्रफल था इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन बात क्या कह रहा है, बात ये कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो कहने का मीन्स है इसका जो क्षेत्रफल है ये ये 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 10 ऐड कर देना है, आपको जोड़ देना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जो xy है ये आपने निकाला था, इसमें इसकी जब लंबाई में 2 मीटर की कमी तथा चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है, कहने का मीन्स है कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर देंगे x + 2 हो जाएगी, कमी करेंगे तो x - 2 हो जाएगा, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करेंगे तो y + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है जो xy है ये 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो ऐड करना पड़ेगा आपको 10। तो आपने ऐड कर दिया और यही आपकी क्या बन गई, इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो xy + 10 इक्वल इसका मल्टीप्लाई करोगे तो xy + का 2x माइनस का 2y माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब बात क्या है, बात ये है कि ये xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए माइनस का 4 है, इधर आएगा पक्षांतर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 10 ऑलरेडी है, प्लस का 14 हो जाएगा, इज इक्वल 2x माइनस का 2y हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि यदि हम इस इक्वेशन में 2 का देखिए, आपको लग रहा है कि 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए, क्या बन जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो x माइनस का y बराबर 7 और इक्वेशन फर्स्ट डाल देना है। ये इक्वेशन 1, समीकरण 1 बन गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि अगर रफ नहीं करेंगे तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकें, ठीक है। तो कहने का मीन्स है
इस तरह से आप लोग आगे बढ़ोगे और क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है। अब आगे ये कह रहा है कि परंतु लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। अब ये कह रहा है कि यदि लंबाई में आप 2 मीटर की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दें। क्या कह रहा है कि लंबाई आपने कितनी मानी थी x, इसमें 2 मीटर की वृद्धि करने के लिए कह रहा है, चौड़ाई जो y मानी थी इसमें 3 मीटर की कमी करने के लिए कह रहा है। वृद्धि का मीन्स होता है बढ़ना। अब y बढ़ेगी तो कोई चीज जब उसमें प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो आपको वृद्धि करनी है 2 मीटर की, तो x में 2 को जोड़ देना है। चौड़ाई जो है इसमें 3 मीटर की कमी करनी है तो 3 को घटा देना है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल xy था उस क्षेत्रफल में 45 वर्ग मीटर की कमी हो जाती है। मीन्स इसमें 45 घटा दीजिए तब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है क्या हो जाएगा कि x + 2 इंटू वाई माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा xy माइनस का 45, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा xy और माइनस xy और इसका इसमें करेंगे 2 का इसमें करेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी इस x का -2 में करेंगे तो -2x माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल xy माइनस का 44 हो जाएगा। इस xy से ये xy कैंसिल कर देना है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y माइनस का 2x और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चौड़ाई थी इसमें 3 मीटर की कमी है। कितनी कमी है, 3 मीटर की कमी है। तो यहाँ पर मैंने कितना कर दिया 2, इट मीन्स यहाँ पे गलत हो गया, 3 करना है। तो आपको यहाँ पर आप अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो xy और xy + 2y माइनस का 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, माइनस का 6 बराबर xy माइनस का 45। इसे आपको क्या करना है, रफ कर देना है, ये नहीं है आप, क्योंकि मैंने ये रफली आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो आगे देख लेना है। तो यहाँ पे 2y, xy से xy कैंसिल हो गया, 2y माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 6 इज इक्वल माइनस का 45 यानी माइनस का 45। इसे जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 45, ये इधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा तो माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 39 बचेगा। यहाँ पे आपको इसे समीकरण 2 डाल देना है। क्या करना है, 2 डाल देना है, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना है, उड़ेगा भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्वेश्चनों का कोई काम नहीं रहा, इसको रफ कर देता हूं। क्यों, क्योंकि आपको ही फायदा है, क्वेश्चन ज्यादा साफ दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारे पास ज्यादा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, रफ कर दे रहा हूं, तब तक आप लोग नोट करते रहिए एक एक चीज को, गर्दा तो उड़ा ही देना है। जय महाकाल, ऐसा बुलाओ लाल जो लगाए पेपर के सारे सवाल। 100% भाई पेपर के सारे सवाल लगेंगे, ठीक है, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है भाई। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। आप जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दोगे 100% xy के जो मान निकलेंगे वही आपका आयत की भुजाएं होंगी, लंबाई और चौड़ाई होंगी, जो कि आपने x मीटर व y मीटर मानी थी। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y इक्वल 7 है, और यहाँ पे ये भी था 2x माइनस 2y इक्वल 14 था। तो आप क्या करिए कि 2x माइनस का 2y बराबर 14 लिख लीजिए। क्यों, इसी की जरूरत है, नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे समीकरण 2 कितना है, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 39 है, ठीक है। इन्हें आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिख देना है जोड़ने पर, जब आप इसे जोड़ोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए प्लस का 2x माइनस का x माइनस का x माइनस 3x माइनस x बचेगा,
यहाँ पे ये -2y प्लस का 2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब आप घटाओगे तो कितने बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x का जो मान निकला है वो कितना निकला है, 25 मीटर। यानी कि कहने का मीन्स है जो आपने आयत बनाया था, जो मतलब आपका आयत ये था, ये क्या था, आयत था, आपने ये x मानी थी x मीटर, तो x का मान कितना है, 25 मीटर। यानी कि लंबाई आपने फाइंड कर ली। अब चौड़ाई फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। आपने कहा कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई, चलिए कोई बात नहीं, हम समीकरण पूरा ही लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, ज्यादा शॉर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि x माइनस का y बराबर 7 है। x का मान कितना है, 25 माइनस का y बराबर 7 है। यहाँ पे देखना है कि माइनस का y बराबर 7 माइनस का 25, क्यों, पक्षांतर करेंगे, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का y बराबर माइनस का 18 बचेगा, माइनस माइनस प्लस y बराबर 18 मीटर। जो और आपने जो चौड़ाई मानी थी इसकी बाई, क्या मानी थी, ये बाई मानी थी, तो बाई का मान कितना आया, 18 मीटर। तो बस जो इस आयत की लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी, आपने उस आयत की लंबाई चौड़ाई फाइंड कर ली है कि उसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। मैंने कहा था गर्दा उड़ेगा, एक एक करके सारे प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर खा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी नहीं करेंगे। अगर मेरे किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज समझ में नहीं आई है, समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन खा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर खा पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। मैंने बताया था कि गर्दा तो उड़ेगा ही, बस 5 मिनट्स का वेट करना है आपको। 5 मिनट्स के बाद सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ना तो है ही, लेकिन समझ कर पढ़ना, क्योंकि बुलंदियों को वही छूते हैं जो क्वेश्चन को समझ कर लगाते हैं। मैं कैसे मान लूं हार अभी, मैं कैसे मान लूं हार अभी, क्योंकि मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार कर रही है। तो आपको मेहनत करनी है, आपकी माँ के जो सपने हैं उसे साकार करने हैं, क्योंकि आपने जो वादा किया है अपनी माँ से कि माँ मुझे सक्सेस होना है लाइफ में, तो सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी होती है कि काबिलियत होनी चाहिए। तो भाई काबिलियत बनाओ अपने अंदर, काबिलियत, क्यों, एक्सीलेंस बनाओ, एक्सीलेंस। जो आपने वादा किया है क्या उसे भूल गए हो। तो यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाइए ABCD, और इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, और रचना के पद भी लिखिए, रचना के चरण भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाइए, और इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। और क्या कह रहा है कि जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। तो और क्या कह रहा है कि रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, लिखेंगे। तो कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं लोग समझते तो कठिन है लेकिन होते बहुत सिंपल हैं। कैसे, इसका जो तोड़ है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तोड़ क्या है, तोड़ ये है कि जैसे ही आपको जब कोई त्रिभुज दिया जाए और ये कह दिया जाए इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, तो इसमें 2 रीजन होते हैं। एक और रीजन किस पर डिपेंड करते हैं, वो होता है स्केल गुणांक।
स्केल गुणांक क्या होता है आपको बताएंगे। जैसे यहां पर मैंने लिखा, यानी कि स्केल गुणांक होता क्या है। स्केल गुणांक जो होता है वो ये होता है, देखिए स्केल गुणांक की डेफिनेशन लिख लेना है। क्यों? यही एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगा कि जो त्रिभुज बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। ये इसका तोड़ है, अगर आपको आता होगा तो 100% आप त्रिभुज का मतलब इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दोगे, टाइम नहीं लगेगा, चुटकियों में उठाओगे इस तरह से। ठीक है, आ जाइए। क्या है स्केल गुणांक? स्केल गुणांक ये होता है, जैसे आपने कोई एक त्रिभुज लिया, जैसे आपने कोई एक त्रिभुज दिया गया है और उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की आपने। ठीक है, जैसे क्या होता है स्केल गुणांक कि दिए गए त्रिभुज के समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करना, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज, जिनकी भुजाएं तथा यहां पे क्या लिखना है? तथा, क्योंकि परिभाषा तो अच्छी होनी चाहिए। जिसकी भुजाएं तथा दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को स्केल फैक्टर यानी स्केल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर यानी स्केल गुणांक कहते हैं। ये चीज आपको क्या करनी है? नोट कर लेनी। क्यों? इसके थ्रू ही इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा। स्केल गुणांक कहते हैं। कैसे उड़ेगा आपको बताएंगे। हमें मालूम है आप लोगों के बात ये समझ में नहीं आई होगी। जैसे बात क्या है, वो बात ये है, जैसे इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ये है जिसकी भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, इस त्रिभुज के समरूप आपने कोई एक अन्य त्रिभुज की रचना की। मान लिया इसकी ये 4.5 है, इसकी ये कितनी है? 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो मतलब इसकी भुजाएं और इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वही स्केल गुणांक कहलाता है। जैसे इसकी ये 5 है, इसकी ये 4 है, तो 5/4 ये क्या है? इनकी भुजाओं का अनुपात है। ये इसकी भुजा कितनी है? 6 है, ये कितनी है? 5 है, तो 6/5 ये क्या है? स्केल गुणांक है। ठीक है, यहाँ पर ये 5.5 है, यहाँ पर कितना है? 4.5 है। इसका जो क्या है? रेशियो क्या है? स्केल गुणांक। यही स्केल गुणांक कहलाता है। मतलब एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की, तथा जो मतलब रचना किए गए त्रिभुज की भुजाएं तथा दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही स्केल गुणांक कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल गुणांक कहते हैं कि रचना किए गए त्रिभुज की भुजाएं तथा दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? स्केल गुणांक कहते हैं। और स्केल गुणांक क्या होता है आपको बताएंगे। क्या होता है स्केल गुणांक? स्केल गुणांक की 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस 2 क्या होती हैं? इस स्केल गुणांक आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे स्केल गुणांक क्या होगा? स्केल गुणांक जैसे आपने मान ली कि कोई पहले वाले त्रिभुज की भुजा 6 थी और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा 5 थी, या पहले वाले की 6 थी, पहले वाले की 5 थी, दूसरे की 6 थी, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये स्केल गुणांक है क्या? मैंने मान लिया ये m/n है। अगर इसे m/n कह दिया तो यहाँ पर m का मान कितना हो गया? 5 हो गया, n का मान कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो हमें कि यहाँ पर
जो एम अपॉन एन है ये है क्या? यहाँ पर जो भाई ये एम अपान है, आप कहोगे सर जो एम अपान एन है, जो एम अपान एन है ये क्या है? ये लेस देन 1 है। यहाँ पर सर जो एम अपान एन है ये क्या है? ये ग्रेटर देन 1 है। कैसे है आपको बताएंगे। आप कहोगे कि सर यहाँ पर 5/6 है, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंश जो है वो हर से छोटा है। अंश जो है वो क्या है? अंश छोटा है हर से। ठीक है, आप कहोगे कि सर अंश छोटा है हर से। यहाँ पर सर कहोगे कि ये क्यों बड़ा है? आप कहोगे कि सर अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से। ठीक है, हर से। अब बात क्या है? बात ये है कि यहाँ पर अंश छोटा है इसलिए लेस देन 1 है। आप कहोगे कि सर हमें अब भी समझ में नहीं आया है, तो आप क्या करना, 6 का भाग देना 5 में, और भाग नहीं जा रहा, भाग खवाई बिंदी दशमलव लगाया और दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 6 अठे 48, 6 अठे 48 बचा 2, दशमलव फिर लगाया, 6 तियां 18, फिर 2 बचता चला जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0.83 है, ये क्या है? 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 83 है। अब तो पता चला है 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए भी मान लोगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये तो सिर्फ 83 ही पैसे हैं। और इसी तरह इसमें दोगे तो देखिए 5 का जब 6 में दोगे तो 5 एकन 5 और बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 1.2 आया। कहने का मीन्स है कि बात यह है कि ये 1 से बड़ा है। अब आप जान सकते हो कि यदि हर अंश से बड़ा होता है तो मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, यदि अंश हर से छोटा होता है तो मान हमेशा 1 से छोटा होता है। भाई देखिए, आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि बताना तो फर्ज है ही मेरा, हमें तो अपना फर्ज अदा ही करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्केल गुणांक हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है? इसमें ये होता है कि जैसे यदि एम अपान एन क्या होता है, इसका तोड़, अब जो तोड़ है वो लिख लीजिए। तोड़ क्या है? फर्स्ट कि यदि एम अपान एन इज लेस देन 1 है, या आप कह सकते हो कि एम इज लेस देन एन, तब क्या होता है? तब चित्र जो होता है वो दिए गए, तब जो चित्र बनता है, जो जिस त्रिभुज की आप रचना करोगे वो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा। वो जो त्रिभुज होगा, क्यों? क्योंकि m इज लेस देन 1 होगा, तो आप जो रचना करोगे वो त्रिभुज अंदर की ओर आएगा, दिए गए त्रिभुज से छोटा होगा। यदि m अपान n क्या है? इज ग्रेटर देन n है, ग्रेटर देन 1 है, या कह दोगे कि m इज ग्रेटर देन n है, तो क्या होगा? जो चित्र होगा वो बाहर की ओर बढ़ेगा, यानी जो दिया गया त्रिभुज है उससे बड़ा बनेगा, उससे बड़ा बनेगा। तो ये चीज आपने सीख ली होगी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं। स्केल गुणांक आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि स्केल गुणांक आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर बता देंगे। तो देखिए गर्दा किस तरह से उड़ाओगे वो तो हम आपको बता ही देंगे। खा, क्वेश्चन नंबर खा की ये बारी नहीं करनी है, इसके साथ कोई यारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको भुजाएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके समरूप ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, इस त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना के पद भी लिखिए, और जिस त्रिभुज की रचना करनी है उसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी? 2/3 गुनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सर्वप्रथम BC, जैसे त्रिभुज मैंने आपने कहा कि सर त्रिभुज होगा, आपने उसकी ABC भुजाएं मान ली। ठीक है, आपको सर्वप्रथम BC लेना है। ये जो बीच वाली भुजा है ये आपने माना कि सर BC 5.5 सेंटीमीटर का आपने खींचा, ये पटरी रखी, पटरी रखने में आपने क्या किया? ये 5.5 सेंटीमीटर का खींच लिया। ठीक है, खींच लिया। अब आपने क्या किया कि B को केंद्र मानकर, देखिए रचना का पहला चरण आपको लिख लेना है कि सर्वप्रथम पहला चरण लिखना है कि सर्वप्रथम BC एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम BC
5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। वही मैंने किया कि सर्वप्रथम BC 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, दूसरे पॉइंट में लिखना है कि बिंदु B को, यानी कि B को शीर्ष मानकर, बिंदु B को शीर्ष मानकर ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी में लिखना है और बिंदु C को शीर्ष मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया और इसे मैंने कोई एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आप कहोगे कि सर मैंने जैसे कह दिया कि इसका नाम है A, और A को, और जो A है इसको बिंदु B और C से मिलाया, बिंदु B और C से मिला दिया। ठीक है, ये कितने, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है और इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो गई है। ये आपको थर्ड स्टेप में लिखना है, इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में लिखना है कि बिंदु B को पुनः केंद्र मानकर या बिंदु B को पुनः शीर्ष मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची। अब आप कहोगे कि सर न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। न्यून कोण इज लेस देन 90 डिग्री। न्यून कोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। आप 60 डिग्री का मान सकते हो, 40 डिग्री का मान सकते हो, 30 डिग्री का मान सकते हो। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री से हमेशा छोटे होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये सारे न्यून कोण हैं ये वाले। तो आप, मैंने मान लिया, आपको फोर्थ स्टेप में लिखना है कि बिंदु B को शीर्ष मानकर एक रेखा BX खींची, मतलब बिंदु B को शीर्ष मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची। ठीक है, ये न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची। अब मैंने क्या किया कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी जो संगत भुजाएं हैं, क्या हैं, संगत भुजाएं हैं, वो क्या है, वो है ये कि जिसकी संगत भुजाएं हैं वो 2/3 गुनी है, 2/3 गुनी है। मैंने आपको बताया था कि यार ये देखिए रेशियो दिया गया है, मैंने बताया था कि उसकी भुजाएं का अनुपात आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए ये m/n है। ठीक है, यह इसे मैंने m/n मान लिया, तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर 2 हो गया, n बराबर क्या हो गया, 3। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि m/n क्या है, m/n है क्या, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो आप कहोगे कि सर m/1 इज लेस देन 1 है। मैंने कहा क्यों सर, इसका जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, आपने सही बताया। तो यहाँ पर बात क्या है, बात यह है कि जो n बराबर 3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो n बराबर 3 दिया गया है, अब हम जो BX मैंने रेखाखंड खींचा है, फोर्थ स्टेप में मैंने बताया था कि B को शीर्ष मानकर न्यून कोण बनाते हुए माना थीटा इक्वल 60 डिग्री, 60 डिग्री भी न्यून कोण है, मैंने आपको बताया था। न्यून कोण माना थीटा 60 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखाखंड BX खींचा, इतना ही कराया। यहाँ पर n बराबर 3 है, मैंने क्या किया कि जो BX है इसको 3 बराबर भागों में विभाजित किया। कैसे? जैसे मैंने माना कि यहाँ पर बिंदु B से कोई एक निश्चित दूरी ले ली, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मैंने मान ली ये 1 सेंटीमीटर है, इसे नाम B1 दे दिया। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर पुनः आगे बढ़ा, फिर मैंने कहा यार अब यहाँ से यहाँ तक ये 1, इसे मैंने नाम दे दिया B2। फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा, ये आया, ठीक, इसे मैंने नाम दे दिया B3। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर मैंने कहा कि बिंदु BX को बराबर 3 भागों में विभाजित किया, जो मतलब बिंदु BX जो रेखाखंड था। अब फिफ्थ स्टेप में लिखना है, फिफ्थ स्टेप में कि BX को बराबर भागों में किस प्रकार विभाजित किया, किस प्रकार देख लेना है कि देखिए फिफ्थ स्टेप लिख दे रहा हूं, क्या लिखना है कि रेखाखंड BX को
रेखाखंड बी अक्ष को 3 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। देखिए यहाँ पर ये सारी दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक भी बने, यहाँ से यहाँ तक भी बने, तो ये सारे बराबर होंगे, तो B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। ठीक है, यही बताना चाहता था। अब आपने क्या करना है, करना क्या है कि आपको अगली स्टेप लिखनी है 6। B3 को C से मिलाया, B3 को पटरी रखनी है इस प्रकार, और B3 को मिला देना है C से। B3 को C से मिला देना है। देखिए ये टेढ़ी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधी खींच लेंगे। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार ये B3 है, इसको C से मिला देना। आप भी इसी तरह से पटरी रखना और ये सीधी रेखा खींच देना है। ठीक है, B3 को क्या किया, C से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रकार की नोक रखना। ठीक है, प्रकार की नोक यहां पर रखना और कुछ दूरी लेना और ये एंगल नाप लेना कितना है। ठीक है, एंगल नापा आपने, प्रकार की नोक रखी, एंगल नापा, यहां पे प्रकार की नोक रखनी, जितना ये एंगल हो उतना ही एंगल घुमाना और इस तरह से चाप लगाना। चाप लगाने के बाद क्या करना कि यहां पर ये, जहां पर ये चाप एक दूसरे को काटे, जहां पर चाप एक दूसरे को काटे वहीं से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है इस तरह से। ठीक है, यहां पर जो कि BC को किसी बिंदु, मैंने मान लिया ये C' पर इसने काटा। ठीक है, इस प्रकार B3C के समांतर एक रेखा B2C', इस प्रकार क्या हो गया कि B3C के समांतर B2C' की रचना हुई। ठीक है, इसी 6 स्टेप में ही लगना, इस प्रकार B3C के समांतर B2C' की रचना की। अब क्या करना, अब जो C है इस पर प्रकार की नोक रखना, ये एंगल नाप लिया, जितनी दूरी यहां पे भरी उतनी ही दूरी यहां पे भरना और इस प्रकार एक चाप लगाना, इस प्रकार चाप लगाया और आपने क्या किया कि इसको भी मिला दिया। यहां पर ये जो एंगल था इस तरह से इसे भी मिलाया। ठीक है, इस प्रकार इसे भी मिला दिया और इस प्रकार हुआ क्या, इस प्रकार हुआ ये कि जो आपकी रेखा AC थी, AC के समांतर क्या हुआ, इसे आप नाम दे देना A'। AC के समांतर A', C' की रचना हुई। ठीक है, AC के समांतर A', C' की रचना हुई। स्टेप 7 में लिखना है। अब बात क्या है, देखिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज AB और C, इसके समरूप एक त्रिभुज देखिए A'BC' की रचना हो गई है ना, A'BC' की रचना हुई। ठीक है, हो गई है। इस प्रकार अब आपको लास्ट स्टेप में लिखना है कि इस प्रकार ABC के समरूप एक त्रिभुज A'BC' की रचना हुई। स्टेप क्या लिखना है, 7 में लिखना है कि इस प्रकार त्रिभुज A'BC' के समरूप मीन्स ये त्रिभुज ABC की रचना हुई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसका जस्टिफिकेशन करना है, क्या आपने ये रचना की है ये सही है गलत। देखिए एवरी क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क, 6 नंबरों का है ये क्वेश्चन, तो 6 नंबर लाने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करवाएगा ही एग्जामिनर। तो इसका जस्टिफिकेशन अगर निकाल के नहीं दोगे ना तो आपको क्या होगा कि नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो जस्टिफिकेशन आपको करना है। जस्टिफिकेशन का मीन्स होता है सत्यापन। तो सत्यापन किस तरह से करोगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे लिखना है सत्यापन। सत्यापन कर लो भाई। देखिए
सत्यापन किस प्रकार करोगे? सत्यापन देखिए किस प्रकार करोगे, यहां पे आपको दिया गया है कि ये देखिए आपने निकाला क्या है कि B3C के समांतर क्या है, B3C के समांतर है B2C डैश, है ना। अब जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तब होगा क्या कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तब ये यहां पर देखिए ये BC डैश VC डैश अपॉन C डैश C बराबर क्या होगा? अगर देखिए यहां पर ये क्या था, यहां से यहां तक ये M था और ये पूरा क्या था, ये पूरा N था ना। और बात क्या है, बात ये है कि M N और यहाँ पे क्या था BC डैश M है तो M हो जाएगा अपॉन CC डैश क्या हो जाएगा, ये पूरा N है इतना M है तो इतना निकालना है तो N माइनस M हो जाएगा, क्या हो जाएगा N माइनस का M, ठीक है N माइनस का M हो जाएगा, N माइनस का M और 2/3, ठीक है 2/3। यहाँ पर M कितना था, M आपका 2 था, N कितना था, N बराबर 3 था। तो यहाँ पे देखना है कि 2/3 माइनस का 2 बराबर 2/1 आ जाएगा क्या, VC डैश अपान C डैश C, ठीक है आ गया। यहाँ पर देखिए BC डैश अपान C डैश C बराबर, अगर हम इसे उल्टा कर दें, क्या कर दें उल्टा, कैसे, जैसे यहाँ पर ये C डैश C ऊपर ले लें और BC डैश नीचे ले लें तो ये 1/2 हो जाएगा ना, क्यों ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि BC अपॉन BC डैश, BC क्या है, BC ये BC डैश प्लस C डैश C के बराबर है। देखिए BC ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये BC है तो ये BC डैश प्लस C डैश के इक्वल है BC। अगर हम कहें कि सर यहाँ पे जो BC है क्या है, BC है ये BC डैश प्लस C डैश के इक्वल है BC डैश प्लस C डैश के इक्वल है, तो यहाँ पर BC के स्थान पर BC डैश प्लस C डैश C रख दिया यहाँ पर अपॉन BC डैश। अब ये BC डैश दोनों को दे दिया तो यहाँ पर BC डैश अपॉन BC डैश प्लस C डैश C अपॉन BC डैश, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि यहाँ पे 1 प्लस C डैश C अपॉन BC डैश। अब आपको देखना क्या है, देखना भाई मेरे ये है, देखना आपको ये है, देखना ये है कि यहाँ पे आपने जो निकाला था क्या, ये क्या था, ये BC अपॉन BC डैश था, ठीक है। यहाँ पर जो BC अपॉन BC डैश है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे C डैश C और BC डैश आपने 1/2 ये निकाला है तो इसके स्थान पर यहाँ पे 1/2 डाल दोगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, इसे जोड़ दोगे, 2 LCM ले लिया तो 2 + 1 बराबर 3/2, 2 + 1 3/2 हो गया। यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, इसे ये है क्या, ये आपका BC अपॉन BC डैश के इक्वल है, ठीक है। इसे पलट दिया, BC डैश ऊपर कर दिया और BC नीचे कर दिया तो इक्वल 2/3, ठीक है 2/3 हो गया, BC डैश अपॉन BC इक्वल 2/3, ठीक है 2/3। यही आपको लाना था, आप ले आए, ठीक है ले आए ना। तो इस तरह से आप इसका सत्यापन कर सकते हो। देखिए अब इसकी जो BC डैश है यहां से सिद्ध हो गया, क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि जैसे M अपॉन N था 2/3 था, मैंने आपको बताया था कि M बराबर 2 है, En बराबर 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर BC डैश क्या हो जाएगा, BC डैश 2 हो जाएगा और BC आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यार आपको BC डैश इट मीन्स ये BC डैश 2 है, 2 हो गया और BC ये पूरी 3 हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 3, ये पूरी कितनी हो गई 3 हो गई। और बस 2/3 की भुजाओं के ही जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज के समरूप 2/3 हो, तो देखिए ये 2 है ये 3 है, जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका गर्दा उड़ा सकते हो। ये किसी भी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर खा के अथवा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ तो यारी, गर्दा उड़ेगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा, मैंने आपको बताया था।
कि गर्दा तो उड़ेगा ही, बस आपको धैर्य रखना भाई। एवरी क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, जब प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क का है तो भाई टाइम तो लगेगा ही, और नंबर भी तो इसी से मालूम पड़ेगा। मार्कशीट भरी पड़ी होगी, यहाँ आएंगे नहीं, लेके जाना थैला वहां पे जिससे नंबर आप बटोर सको, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, गर्दा तो उड़ ही रहा है कि क्वेश्चन का टाइम तो भाई लगता ही है अगर कुछ सीखना है। रफ कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ा देते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पे लिख देता हूं 5-7 के खा का जो है वो क्वेश्चन नंबर है अथवा, अथवा में है, लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई आप लोग भी एक बार। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। रचना के पद लिखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। कितने एंगल पर झुकी हों? 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हों, और रचना के पद भी लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको बता रहा हूं मैं, सर्वप्रथम पहला चरण क्या लिखना है आपको? पहला चरण लिखना है कि O केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। पहला चरण आपको लिख लेना है कि O केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया कि ये इसका केंद्र है O और ये इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और O केंद्र माना तो इसे नाम दे दीजिए O। अब आपको आगे क्या करना है कि जो वृत्त है आपने मान लिया कि माना इस वृत्त की आपने पूरी एक, इसका व्यास क्या हो जाएगा? अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो मैं कहूंगा इसका व्यास, तो आप कहोगे कि सर इसे आगे बढ़ा दीजिए यहां से यहां तक, बस इसका व्यास हो गया। मैंने इसे नाम दे दिया P, इसे O इसका है ही, इसे नाम दे दिया Q। तो इसका व्यास यानी जीवा, जीवा क्या हो गई इस, और एक जीवा POQ खींच लिया आपने POQ। अब आपने क्या माना, इसमें आपको एंगल दे रखा है, कह रहा है कि दो स्पर्शियां खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। कह रहा है कि स्पर्शियां खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों, ठीक है। तो 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, ये तो एंगल भाई आपको दिया, ये आपकी हिंट है, यही तोड़ है इस क्वेश्चन का। ये जो आपको एंगल दे रखा है ना, इसी से इसका गर्दा उड़ेगा। कैसे कि आपको क्या करना है कि जो एंगल ये दे रखा है ना OQ आपने आधार मान लिया, ठीक है। OQ आधार मान लिया। जैसे आपको बताएं कि ये एंगल होता है, ये कितने का होता है? आपको मालूम है कि सर अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पर ये जो बनता है 180 डिग्री का होता है। हमने कहा जी सर होता है, हमने कहा जी सर होता है, आपने कहा हाँ सर। तो सर ये पूरा 360 का होता है, ये भी 180 का, नीचे वाले की बात कहें सर नीचे भी 180 का होगा, ऊपर भी 180 का होगा, पूरा 360 का होगा। हमने कहा जी सर बात तो सही है आपकी। मैंने कहा कि यदि आप इसको 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दो, कितने? 3। तो देखिए 3 बराबर भागों में 1 भाग, 2 भाग, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, मतलब इसे 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? कितने कट लगाने होंगे? अगर 3 भागों में विभाजित करना है तो कट लगाने होंगे 2, हमेशा एक कम लगाना होता है। जैसे आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा देखिए 2 कट लगाए, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, 1 2 3 3 भागों में बट गया। आपने कहा यार सर बात तो सही है। मैंने क्या किया, इसे 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। क्यों?
क्योंकि मुझे मालूम है कि एक एंगल हमें 60 डिग्री का लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्पर्शियां खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो मैंने इस पर ये 3 कट लगा दिए। आपने कहा ठीक है, लगा दिया। तो इट मीन्स ये हो गया कि ये पूरा 180 का है, तो ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। मैंने क्या किया कि इसे यहां तक खींच दिया और मैंने ये जो एंगल था ये क्या, ये इसकी रेडियस थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। इसका जो एंगल ये था ये 60 डिग्री मैंने रख दिया। आपने कहा ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं लाया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर। ठीक है, आपने कहा अभी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। यार देखिए, जब ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैंने इसे आगे बढ़ा दिया समझने के लिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अरे सर ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। यदि ये है सर, ये भी 180 डिग्री का होगा। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए रफ कर देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट तो P ही है, इसे भी आगे बढ़ा दिया मैंने कहा सर ये भी सर 180 डिग्री का होता। बात बिल्कुल सही है सर आपकी। बात तो आज तो चेला होशियार हो गया, बात एकदम कटाकट आगे बताया जा रहा है। ठीक है, ये भी 180 का हो गया। मैंने कहा कि इसे यार बराबर बराबर भागों में क्या करना है, विभाजित करना है आपको। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, नेक में हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? आपने कहा कि सर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 2 कट लगा दो बराबर बराबर दूरियों पर। मैंने कहा इसे, आपने कहा इसमें भी सर 2 कट लगा दीजिए। हमने कहा ठीक है। आपने क्या किया कि यहां पर प्रकार की नोक रखी, यहां से एक चाप लगाया, यहां से एक चाप लगाया, ये चाप लगाया। ठीक है, यहां पे प्रकार की नोक रखी, ये चाप लगाया। और आपने क्या किया कि ये जो है एक रेखा खींच दी। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दी। भाई क्या करता हूं कि थोड़ी इंक डाल लेता हूं, इंक नहीं रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी डाल लेता हूं, 1 मिनट ओनली, वेट 1 मिनट का इंतजार करिए, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, 1 मिनट का ओनली, वेट फॉर 1 मिनट। भाई इंक डाल लें, तब तक क्या करिए आप क्वेश्चन मैंने कहा कि यार ये सीधी जो रेखा है ये खींच दी। ये आपने कहा ठीक है सर, खींच दिया। मैंने कहा इसे यार कोई नाम दे दीजिए। आपने खींचा, आपने कहा क्या दोगे? मैंने कहा कोई नाम दे दीजिए। तो आपने कहा ठीक है, दे दीजिए सर। ये थोड़ी यार तिरछी हो गई। ठीक है, रफ करके दोबारा बनाता हूं इसे। एक भाग, 2 भाग, चाप लगाया, ये और ये। ठीक है, चाप लगा दिए। अब इन्हें सीधी रेखा खींचनी है यहां से, यानी कि ये, क्योंकि इसके बीच का एंगल लेना है बिल्कुल। खींच दी आपने। मैंने कहा इसे कोई नाम दे दीजिए। आपने कहा हाँ सर दे दो कोई नाम। एन दे दिया, चलिए ठीक है। क्या दे दिया? एक्स दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, जब एक्स बन ही गया तो एक्स दे दीजिए। मैंने कहा कि यार यहां पर प्रकार की नोक रखिए, कोई चाप लगाइए। ये आपने कहा लगा दिया, ये चाप लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, चाप लगाया। आपने कहा कि सर यहां से एक स्पर्शी खींचिए, यहां से इस तरह से इन दो जो चापों को काट कर आए। ठीक है, स्पर्शी खींचनी है। अरे भाई रपकता क्यों है? इस तरह आपने एक ये स्पर्शी खींची। ठीक है, स्पर्शी खींची। इन्होंने जो पॉइंट, इसे आपने नाम दे दिया बाई दे दिया। ठीक है, जिस पॉइंट पर कट किया, इन्होंने जो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया, इसे मैंने पॉइंट का नाम एन दे दिया। क्या दे दिया? एन दे दिया। ठीक है,
ये नाम दे दिया। अब बात क्या है यार, बात ये है कि यहां पर अगर देखा जाए, यहां पे यदि देखा जाए तो यहां पे ये क्या है, ये इस पर लंब है। अगर यदि ये रेखा है और इस पर यदि हम ये खींच दें तो ये भी यार लंब हो जाएगी। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये इस तरह से है भाई। ये पूरा कितना है, 180 का होता है, बिल्कुल बीच से जाए तो ये 90 इधर 90 इधर। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी 90 का है ना। और यदि हम बात करें जो पॉइंट ओ था, ये पॉइंट क्या है, ओ। यदि हम ये एंगल देखिए, ये पूरा कितने का है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का है। पूरा कितना है, 180। ये कितना है, ये सर 60 का है। तो मैंने कहा कि ये वाला कितना बचेगा, सर 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 बचा, 120 डिग्री का हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब यहां पर है क्या, यदि हम इस एंगल ओ की बात करें, एंगल ओ की बात करें, देखिए कैसे, जैसे कोण पी ओ आर, पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, पी ओ आर है क्या, पी ओ आर है क्या, ये 120 डिग्री है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए पी ओ आर जो एंगल ओ है वो 120 डिग्री है। अब आपको मालूम है कि सर ये तो 90 डिग्री का होता ही है क्योंकि ये इस पर लंब है, ये भी 90 डिग्री का है। तो ये एंगल क्या होगा, जो मतलब कह रहा है कि जो कह रहा है कि स्पर्शियां खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, जो एन है, एन क्या होगा, ये क्या होगा, व्हाट विल इट, व्हाट विल बी इट, ये होगा क्या, ये होगा, ये सर ये होगा। देखिए क्या क्या होगा कि चतुर्भुज जो होता है ना, आपने सोचा सर ने चतुर्भुज का नाम ले दिया, चतुर्भुज कहां से आया। देखिए भाई, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो, यहां से यहां तक एक भुजा, यहां से यहां तक एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा। अब भुजाएं गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4, कितनी हो गई, 4 भुजाएं हो गई, यानी चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज पी ओ आर एन, पी ओ आर एन। ठीक है, इसमें क्या करना है, चतुर्भुज इसमें करना क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है। हमें ये एंगल निकालना है, क्या एंगल, ये 60 डिग्री होता है। देखिए ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, 100% होगा, 60 डिग्री पर ही झुका होगा। देखिए कैसे कि देखिए यहां पर क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोण P प्लस कोण O प्लस कोण R प्लस कोण N बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यहां पर कोण P 90 डिग्री है, कोण O 120 डिग्री है, कोण R 90 डिग्री है, कोण N आपको ज्ञात करना है बराबर 360 डिग्री। इसे आप जब ऐड करो 9 दूनी 18, 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। यहां पे क्या हो जाएगा, इसे ऐड करोगे तो 8 2 10, 8 2 10 2 1 यानी 300 डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री, 300 डिग्री। और लेकिन यहाँ पर एक था क्या, यहाँ पर ये कोण n बराबर 360 डिग्री था, क्योंकि कोण n नहीं लिखोगे फाइंड क्या करोगे, तो कोण n इज इक्वल 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि हम कोण n की बात करें तो 360 डिग्री माइनस का 300 डिग्री। ठीक है, तो कोण n बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण n जो निकल के आया है ये 60 डिग्री ही तो है। मैंने कहा था व्हाट विल बी द एंगल, ये 60 डिग्री का है, यानी कि कोण n बराबर कितना है, 60 डिग्री है। इट मीन्स इस तरह से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो, रचना के चरण लिख सकते हो। तो कहने का मीन्स है कि यदि भाई किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, 100% उसकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझ में आए, और नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और देखने के बाद अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाय।